Welcome to Jindal Chemistry classes. In today's video lecture, we will discuss about some questions related to your chapter Surface Chemistry. So let's start with our first question, that is fog is a colloidal solution of। देखो colloidal solution मतलब एक ऐसा solution जिनमें जो आपके पार्टिकल का जो साइज है, जिसमें जो आपके पार्टिकल का साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। और इस तरह के पार्टिकल्स को हम आपके नेक्ड आई से नहीं देख सकते, कांट बी सीन बाय नेक्ड आईज। और ये जो आपका सिस्टम होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, ये आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। दैट इज अ काइंड ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब इनमें जो आपका सल्यूट और जो सॉल्वेंट है, जिसको हम आपका बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेस, सल्यूट को हम यहाँ पे बोलते हैं आपका डिस्पर्स्ड फेस, और जो आपका यहाँ पे होता है सॉल्वेंट, जिसको हम बोलते हैं आपका डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है, ये आपस में कंप्लीटली मिसिबल नहीं होता। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे आपका डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन जो मीडियम है वो कंप्लीटली मिसिबल नहीं होते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो आपका फॉग है वो किस तरह का कोलाइडल पार्टिकल है, इसके बारे में आपको बताना है। तो जो आपका फॉग होता है, इसमें जो आपका डिस्पर्स्ड फेस होता है दैट इज योर लिक्विड, वो आपका लिक्विड होता है। और इसमें जो डिस्पर्शन मीडियम है वो आपका क्या है, गैस है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, लिक्विड इन गैस। जो हम पहले लिखते हैं दैट इज योर डिस्पर्स्ड फेज, जो बाद में लिखा जाता है दैट इज योर डिस्पर्शन मीडियम। सो नाउ डिपेंडिंग अपॉन योर डिफरेंट डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, आपके टोटल 8 तरह के कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। देर आर टोटल 8 टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो अगर मान लीजिए आपका डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों ही सॉलिड हैं, दैट इज योर सॉलिड सोल, जिसमें आपके आपके आ जाते हैं जेमस्टोन्स, आ जाते हैं आपका रूबी आ जाता है। ठीक है, अगर आपका सॉलिड इन लिक्विड है तो उसको हम बोलते हैं आपका सोल, जिसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं पेंट्स। सॉलिड इन गैस है तो उसको भी हम एरोसोल्स बोल देते हैं, जिसकी एग्जाम्पल आ जाती है आपका स्मोक और डस्ट आ जाता है। अगर आपका लिक्विड इन सॉलिड है उसको हम बोलते हैं जेल, जिसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है चीज, बटर या जेलीज। लिक्विड इन लिक्विड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको हम बोलते हैं आपका इमल्शन, जिसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज योर मिल्क। अगर लिक्विड इन गैस है जो अभी हमने डिस्कस किया, उसके एग्जांपल में आपका आ जाता है फोग, आपके क्लाउड आ जाते हैं, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज आ जाती हैं। गैस इन लिक्विड में आपका आ जाता है सॉलिड सोल बोल देते हैं, और उसमें आपका आ जाता है फोम रबर या पुमाइस्टो। अगर आपका डिस्पर्स्ड फेज गैस है और डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो उसको हम बोल देते हैं आपका फोम, जिसमें आपकी विप्ड क्रीम आ जाती है, फ्रोथ आ जाता है। आपने एक चीज अगर नोट किया होगा, यहाँ पे गैस इन गैस मिसिंग है, वो दैट इज नॉट अ कोलाइडल सिस्टम। इसका रीजन क्या है, ध्यान रखना वो मिस क्यों है, क्योंकि गैस इन गैस क्या होता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर है, वो कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाते हैं, मिसिबल हो जाते हैं। और मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कोलाइडल की प्रॉपर्टी क्या है, वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो गैस इन गैस कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। सो इसी वजह से ये आपके कोलाइडल सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो इन पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। सो दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। तो फॉग इज एन एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस। Moving to your second question, the Langmuir adsorption isotherm is deduced for using the assumption। तो जो आपका Langmuir adsorption isotherm है, जो बेसिकली आपको बताता है कि आपके अगर सरफेस पे कुछ एक्टिव साइट्स प्रेजेंट हैं, सरफेस है ये आपका, इस पे अगर जो एक्टिव साइट्स प्रेजेंट हैं और जो बाहर से यहाँ पे अब्जॉर्बेट आएंगे, बाहर से इस एक्टिव साइट पे एड्सॉर्बेट आएंगे एड्सॉर्बेंट पे एड्सॉर्ब होने के लिए, तो उस अजम्पशन के बेस पे इन्होंने कुछ अजम्पशंस अज्यूम की थी। पहली अजम्पशन क्या थी इसकी, कि द एड्सॉर्प्शन टेक प्लेस इन मल्टी लेयर। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि जो पहली assumption है कि ये इनका जो एब्जॉर्प्शन है वो मल्टी लेयर होगा, तो दैट्स इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू योर लैंगमेयर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो यूनी लेयर होता है, मोनो लेयर होता है। सिर्फ आपका अगर ये आपका क्या है सरफेस है, तो सरफेस के ऊपर एक लेयर पर ही पार्टिकल्स एब्जॉर्ब होंगे, वो आपकी डाई लेयर या बाई लेयर की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। दैट इज अ
प्योरली मोनोलेयर फॉर्मेशन। तो पहला अजम्पशन क्या है आपका यहाँ पे, रॉन्ग है। सेकंड, adsorption sites are equivalent in their ability to absorb the particle। ये देखो बिल्कुल सही है, दैट इज द बेसिक assumption ऑफ योर लैंगमुयर adsorption isotherm। ठीक है, इसमें क्या था कि मान लीजिए आपके पास 5 एक्टिव साइट्स प्रेजेंट हैं, दीज आर द एक्टिव साइट्स। मान लीजिए ये आपके सरफेस पे एक्टिव साइट्स हैं, यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स आने एड्सॉर्ब हो रहे हैं, तो जो आपके पांचों की पांचों एक्टिव साइट्स है ना, ये आपस में इक्वलेंट होंगी। मतलब ये है कि जिस मर्जी साइट पे जाके पार्टिकल एड्सॉर्ब हो जाए, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही रिलीज करेगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दे या इस एक्टिव साइट में वो कम एनर्जी रिलीज करे। सभी जिस मर्जी एक्टिव साइट पे जाके आपका जो एड्सॉर्बेट है वो एड्सॉर्ब हो जाए, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी ही रिलीज करेगा। आपकी जितनी भी एक्टिव साइट्स हैं वो सभी इक्वलेंट होंगी। दैट इज द बेसिक अजम्पशन। नाउ थर्ड पॉइंट, हीट ऑफ एड्सॉर्प्शन कहते वेरीज करेगा विद कवरेज। गलत, मैंने अभी बताया हीट ऑफ जो एड्सॉर्प्शन है, जो एनर्जी रिलीज होगी वो सभी के लिए सेम होगी। अगर आपका फर्स्ट साइड एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है, तो सेकंड भी एक्स करेगा, थर्ड भी एक्स करेगा एंड सो ऑन। सभी आपके इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी को ही रिलीज करेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई साइड ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करे और कोई कम करे। एनर्जी रिलीज होने का कारण क्या है, क्योंकि जब आपका बाहर से पार्टिकल आके एब्जॉर्ब होंगे तो वो सरफेस के साथ बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आती है, सिस्टम की एनर्जी कम होती है, इसी वजह से आपकी एनर्जी रिलीज होती है। तो आपका ये थर्ड पॉइंट गलत है। फोर्थ, एड्सॉर्प्शन पार्टिकल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये भी गलत है। इसने कहा था कि अगर आपके पार्टिकल्स एड्सॉर्ब होते हैं सरफेस पे, वो अब एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं शो करेंगे। सो दैट इज द बेसिक assumptions ऑफ योर लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म फॉर योर सरफेस एड्सॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर सेकंड। तो सेकंड वाली जो स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है दैट इज ट्रू, बट रेस्ट ऑफ द रॉन्ग। Question number third, a plot of log x by m versus log p for the adsorption of a gas on a solid gives a straight line with the slope equal to। देखो आपकी ना एक फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म थी। बेसिकली आपके सरफेस में दो मेन इक्वेशंस हैं, एक लैंगुमेर एड्सॉर्प्शन, एक है फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। इन दोनों में क्या था कि जो आपका फ्रेंडलिक ने क्या कहा कि जो x बाई एम है, दैट मीन्स जो एड्सॉर्प्शन हुआ है that is equals to your rate constant k into pressure the power 1 by n, where n की जो वैल्यू है that should be greater than or equal to 1। n की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। that is the mathematical expression for your French adsorption isotherm। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, जो आपका फ्रेंडलिक एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है दैट इज वैलिड ओनली एट लो प्रेशर। सिर्फ वो आपके लो प्रेशर पे ही वैलिड है, नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर। हाई प्रेशर पे वैलिड नहीं है, नॉट वैलिड एट हाई प्रेशर। इसी वजह से जो इसकी पावर यहाँ पे मैंने n की पावर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 रखी है, ताकि जो प्रेशर है वो यहाँ पे क्या हो, 1 से छोटा हो, पावर क्या हो 1 या 1 से छोटी आए। प्रेशर लो प्रेशर पे ही क्या होगा आपका वैलिड होगा। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या कर्व प्लॉट करना है, यहाँ पे लोगैरिथमिक लेना है। तो आप दोनों साइड क्या ले लीजिए, लॉग ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, log x बाई एम इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। तो इससे कंपेयर कीजिए, अगर ये आप y एक्सिस पे रखते हो, log p को x एक्सिस पे रखते हो, तो 1/m क्या होगा, 1/n क्या होगा आपका स्लोप आएगा। m क्या होती है आपकी स्लोप आएगी, और log k आएगा आपका इंटरसेप्ट, जिसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ योर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसमें इंटरसेप्ट आपका log k होगा और आपकी जो स्लोप होगी दैट इज योर 1/n। तो इसमें क्वेश्चन में स्लोप ही पूछा गया था, आंसर क्या आएगा आपका 1/n। तो यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना बस, n की वैल्यू दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट करेक्ट फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन। देखो फिजिकल एड्सॉर्प्शन को फिजियोजॉर्प्शन भी बोल देते हैं, फिजियोजॉर्प्शन
और इसको वॉन्डरवॉल एड्सॉर्प्शन भी बोल देते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज योर वॉन्डरवॉल्स एड्सॉर्प्शन। क्यों बोलते हैं? बिकॉज यहाँ पे जो आपके एड्सॉर्बेट होते हैं, एड्सॉर्बेट का मतलब जो बाहर से आके सरफेस पे एड्सॉर्ब करते हैं पार्टिकल्स, वो सिर्फ फिजिकल इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज अ वेरी वीक बॉन्डिंग, और जिसको हम वॉन्डरवॉल बॉन्डिंग्स भी बोल देते हैं। इसी वजह से हम आपके फिजियोअब्जॉर्प्शन को वॉन्डरवॉल एड्सॉर्प्शन भी बोल देते हैं, बिकॉज यहाँ पे पार्टिकल सिर्फ आपके क्या करते हैं, फिजिकल बॉन्डिंग बनाते हैं, केमिकली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते विद योर सरफेस। ठीक है, तो इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। तो वीक बॉन्डिंग होने के कारण अगर आप सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो पार्टिकल्स एनर्जी को लेके आपके सरफेस से बाहर भी जा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं आपका डिसॉर्प्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका डिसॉर्प्शन प्रोसेस। तो जो आपका फिजिकल एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, आपका रिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है यहाँ पे, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने अभी बताया, क्योंकि किसी ना किसी तरह की बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी रिलीज होती है, तो आपकी यहाँ पे जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक होती है, और ये यहाँ से 10 से 40 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड, अब देखो, जब पार्टिकल्स पहले एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे तो आपके जो गैस पार्टिकल्स थे वो बिल्कुल फ्री थे मूव करने के लिए, पर जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुई तो उनकी जो रैंडमनेस है वो क्या होगी, कम हो गई, रैंडमनेस क्या होगी उनकी, डिक्रीज कर गई। क्यों? क्योंकि वो सरफेस पे आके क्या हो गया, अब एब्जॉर्ब हो गए, अब वो अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते, तो उनकी रैंडमनेस कम हो गई, और रैंडमनेस को हम कैसे दिखते हैं, आपके एंट्रोपी से, तो उनकी एंट्रोपी भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या आता है, आपका नेगेटिव आता है इन योर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। थर्ड, देखो ये रिएक्शंस क्या होती हैं, आपकी जो एड्सॉर्प्शन है दैट इज स्पॉन्टेनियस इन नेचर। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन क्या है, द चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी दैट शुड आल्सो बी नेगेटिव। तो इसके लिए तीनों पैरामीटर, चेंज इन इंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी एंड चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, तीनों ही नेगेटिव आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है एड्सॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस है, बिल्कुल सही है। इंथैल्पी एंड एंट्रोपी का जो चेंज है वो नेगेटिव है, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब पहले तीन पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, कहते हैं एड्सॉर्प्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये इनकरेक्ट है। एड्सॉर्प्शन आपके कहते हैं इंक्रीज करता है, इंक्रीज करने से टेम्परेचर नहीं, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज करेगा विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसका कारण क्या है ये समझो। देखो, जैसे ही आपने सिस्टम को टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से आपके जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करेंगे, गेन एनर्जी, एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे। जैसे ही उन्होंने एनर्जी को गेन किया, एनर्जी गेन करके वो क्या करेंगे, आपके डिसॉर्प्शन को प्रोसीड करेंगे। डिसॉर्प्शन का मतलब आपके सरफेस से बाहर निकलना चाहेंगे। जैसे ही उन्होंने टेम्परेचर आपने बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल को एनर्जी मिल जाएगी, और एनर्जी मिलने से जो उन्होंने बॉन्डिंग की है आपके सरफेस के साथ वो क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी, तो वो वहां से सरफेस से अब बाहर निकल पाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका डिसॉर्प्शन बढ़ता है, इस पॉइंट का ध्यान में रखना, और एड्सॉर्प्शन कम होता है। तो जो आपका ये फोर्थ ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, और यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था, तो इसका आंसर क्या आएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन। तो ये मैंने सभी पॉइंट्स आपको फिजिकल एड्सॉर्प्शन के बारे में बता दिए हैं, तो इनको आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनमें से जो गिवन स्टेटमेंट है कौन सी स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं जो एड्सॉर्प्शन है वो सरफेस फेनोमेना है, बिल्कुल सरफेस पे होती है, जिसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे अकोमुलेट होते हैं, सरफेस पे अकोमुलेट होते हैं रेदर देन बल्क। बिल्कुल सही बात है, एड्सॉर्प्शन का मतलब ही ये है कि अगर आपके जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस पे अकमुलेशन हो उनका एज कंपेयर टू बल्क, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, एड्सॉर्प्शन इन्वॉल्व्स पेनिट्रेशन थ्रू दी सरफेस टू दी बल्क, मतलब ये क्या बोल रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन में आपके पार्टिकल सरफेस से बल्क की तरफ जाते हैं, ये गलत है। ठीक है, पार्टिकल्स जो होते हैं मैंने अभी बताया उनका जो अकमुलेशन है वो सरफेस पे होता है एज कंपेयर टू बल्क।
पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपके सरफेस पे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू बल्क इन योर एड्सॉर्प्शन प्रोसेस। जो आपका एड्सॉर्प्शन प्रोसेस होता है, एड्सॉर्प्शन, दैट इज योर सरफेस फेनोमेना, वो आपका सरफेस फेनोमेना है। और जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन में कंप्लीटली अंदर तक सोख लेता है, ये आपका बल्क फेनोमेना होता है। तो जो आपका सेकंड ऑप्शन है भाई, ये इनकरेक्ट है और यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड ऑप्शन। बाकी पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंस दैट गेट एब्जॉर्ब, हाँ, बाहर से जो चीज आ रही है सरफेस पे एब्जॉर्ब होने के लिए उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्बेट। और जिस सरफेस पे एब्जॉर्प्शन होती है उसको हम बोलते हैं आपका एड्सॉर्बेंट। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन द सब्सटेंस गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड। बिल्कुल सही। अब्जॉर्प्शन में मैंने अभी बताया, अब्जॉर्प्शन क्या है आपका? बल्क फेनोमेना है। तो यहाँ पे जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं थ्रू आउट द बल्क। ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो आपको इनकरेक्ट पूछा गया था, आंसर क्या आएगा आपका? सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ गैस ऑन अ सॉलिड इज। तो पहला है आपका नेचर ऑफ गैस। बिल्कुल सही है, ये इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा, ध्यान से समझना। देखिए ये आपका सरफेस है, लेट्स सपोज दिस इज एनी सरफेस। अब देखो यहाँ पे जो गैसेस आती हैं, गैसेस ने आके क्या करना है, इनके साथ इंटरेक्शन करनी है। तो जो गैस जितनी अच्छे से इंटरेक्शन करेगी विद योर सरफेस, वो उतना ही जल्दी से क्या होगा आपका? एड्सॉर्ब होगा। तो जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होंगी उतनी ही ज्यादा क्या होगी आपकी? एड्सॉर्प्शन होगी। तो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं बात करूं, आपकी एक गैस पोलर है और दूसरी गैस क्या है आपकी? नॉन पोलर है। तो जो आपकी पोलर गैसेस होती हैं ये क्या करती हैं? बेटर एड्सॉर्ब करती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इंटरेक्शंस बेटर होंगी, बेटर एड्सॉर्प्शन करती हैं देन नॉन पोलर गैसेस, देन नॉन पोलर गैसेस। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है भाई। तो पहला तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, बिल्कुल सही। जितना ज्यादा सरफेस एरिया, मोर द सरफेस एरिया, जितना ज्यादा सरफेस एरिया आप अवेलेबल होगा उतना ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, बिकॉज पार्टिकल्स उतनी ही वहां पे क्या होंगे आके आपके एड्सॉर्ब हो पाएंगे। और यह ध्यान रखना, जो पाउडर फॉर्म होता है, पाउडर का जो सरफेस एरिया होता है ना वो ज्यादा होता है। तो पाउडर फॉर्म जो होते हैं वो बेटर सरफेस एरिया, बेटर कैटलिस्ट का काम करते हैं। थर्ड, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, बिल्कुल सही। प्रेशर बढ़ाने से एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्यों भाई? मान लीजिए यहाँ पे आपकी क्या सरफेस है, यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल है, ऊपर से मैंने प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने से क्या होंगे? गैस मॉलिक्यूल क्या करेंगे? सरफेस के और पास चले जाएंगे। और पास जाने से उनके बीच में क्या होगा भाई? इंटरेक्शन बढ़ेगा। इंटरेक्शन बढ़ने से क्या होगा? एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। तो मतलब ऑल ऑफ द अबव, ध्यान रखना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आता है कि प्रेशर और आपके इसमें फर्क क्या है, मतलब कैसे चेंज करता है आपका एड्सॉर्प्शन विद प्रेशर। तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे एड्सॉर्प्शन बढ़ता चला जाएगा। और एक टाइम ऐसा आता है कि जितना मर्जी प्रेशर बढ़ा लो, एड्सॉर्प्शन क्या हो जाता है आपका? कांस्टेंट हो जाता है। ये क्यों होता है ये समझो। मान लीजिए ये आपका सरफेस है और सरफेस पे सिर्फ आपकी 10 ही एक्टिव साइट्स हैं, 10 हैं, 8 है, जितनी मर्जी मान लीजिए, सिर्फ इतनी ही एक्टिव साइट्स हैं। अब देखो जितनी एक्टिव साइट्स होंगी उतने ही वहां पे आपके जो एड्सॉर्बेट के गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो आके एड्सॉर्ब हो पाएंगे। तो 10 हैं तो 10 ही तो एड्सॉर्ब होंगे ना आके। 10 मतलब 12 तो एड्सॉर्प्शन नहीं हो सकता, बिकॉज एक एक्टिव साइट पे एक ही पार्टिकल एड्सॉर्ब हो सकता है। तो इसका मतलब अगर आपका एक प्रेशर आएगा जब जहां पे आपकी सारी एक्टिव साइट क्या होगी? सरफेस की कवर्ड हो गई। अब वो उससे ज्यादा अगर आप प्रेशर अप्लाई भी कर रहे हो, अब सरफेस पे एक्स्ट्रा जगह, एक्स्ट्रा स्पेस ही नहीं बची है जहां पे वो गैस मॉलिक्यूल को अकोमोडेट कर सके। तो इसी वजह से प्रेशर एक टाइम पे अगर आप प्रेशर को इतना ज्यादा बढ़ा देते हो तो उस पे आपके जो थीटा है, जिसको हम बोलते हैं आपका फ्रैक्शनल कवरेज या आपका एड्सॉर्प्शन बोल देते हैं, उस पे कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि उस प्रेशर पे आपका ऑलरेडी जितने पार्टिकल अब्सॉर्ब होने थे, जितनी स्पेस आपकी अवेलेबल थी सरफेस पे, वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है आपके सरफेस के ऊपर। तो इसी वजह से आपका जो कर्व आता है वो इस तरह का कर्व आता है फॉर योर प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते गिवन बिलो, आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2।
पहले में क्या है कि आपका क्या है, कोगुलेट करना है। कोगुलेट का मतलब प्रेसिपिटेट बनाना है। तो प्रेसिपिटेट कैसे बनेगा, अगर आपका देखो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव सोल को करना है, तो नेगेटिव में क्या ऐड कर दो, पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएंगे आपके, न्यूट्रलाइज, और न्यूट्रलाइज होके क्या हो जाएंगे, वो नीचे बैठ जाएंगे, प्रेसिपिटेट कर जाएंगे। तो ये बोल रहे हैं फ्लक्चुएटिंग पावर क्या है, मतलब पावर का मतलब कौन कितना जल्दी आपके नेगेटिव जो सोल्स हैं उनको क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। तो ये देखो ध्यान से समझना, दैट इज योर बेसिकली हार्ड डिस्क यूज रूल। अकॉर्डिंग दैट, इस रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि देखो जितना ज्यादा चार्ज होगा, देखो अब नेगेटिव को करना है तो मतलब आपको पॉजिटिव चार्ज ऐड करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही जल्दी वो कोगुलेट कर पाएगा। सो दैट मीन्स अगर +3 है तो +3 +2 एंड +1 है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो ये बड़ी ही जल्दी नेगेटिव सोल को क्या कर देगा, कोगुलेट कर देगा। सो दैट मीन्स आपका ये ऑर्डर क्या है, सही है। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 क्या है आपकी, करेक्ट है। ठीक है, ध्यान में रखना, दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग पावर। ठीक है, या इसको कोगुलेटिंग पावर भी बोल देते हैं। सेकंड, अब कोगुलेशन करना है पॉजिटिव सोल को, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या ऐड करेंगे, नेगेटिव। तो जिसमें जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा वो उतना ही जल्दी उसको कोगुलेट करेगा। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज क्या है, -1, सल्फेट पे -2, फॉस्फेट पे -3। तो यहाँ पे तो ऑर्डर गलत है, यहाँ पे लिखा है जिसका नेगेटिव चार्ज कम है वो जल्दी कोगुलेट करेगा, तो ये गलत है, दैट इज योर इनकरेक्ट। जिसपे नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही जल्दी कोगुलेट करेगा। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या है, उल्टा लिखा है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है, और जो स्टेटमेंट 2 है दैट इज योर इनकरेक्ट। तो आंसर क्या आएगा आपका यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन। एक पॉइंट ध्यान में रखना, जो यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग पावर लिखा है वो एक होती है टर्म आपकी फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। ये दोनों आपस में क्या होती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। अब देखो फ्लक्चुएटिंग पावर का मतलब कौन कितना जल्दी कोगुलेट करवाएगा। जो जितना कोगुलेट करवाएगा उसका जो अमाउंट है उतना ही कम रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि वो इजिली कोगुलेट करवा रहा है। सो इसका मतलब उसका जो अमाउंट है जिसको हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग वैल्यू, वो उतनी ही क्या होगी, उसकी कम होगी। तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछें कि फ्लक्चुएटिंग वैल्यू का ऑर्डर क्या होगा, तो वो क्या ऑर्डर आएगा आपका, सोडियम की सबसे ज्यादा होगी, मतलब उसका ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा तब जाके वो कोगुलेट करवा पाएगा। जबकि जो आपका एल्यूमिनियम है वो बहुत ही जल्दी आपके नेगेटिव सोल को कोगुलेट करवा देगा, इसी वजह से उसकी जो कोगुलेटिंग वैल्यू होगी वो सबसे कम होगी। तो कोगुलेटिंग वैल्यू एंड कोगुलेटिंग पावर, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इस पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डाटा विच ऑफ द विल शो लीस्ट एड्सॉर्प्शन ऑन द डेफिनेट अमाउंट ऑफ चारकोल। देखो चारकोल क्या है आपका, एड्सॉर्प्शन का काम करेगा, अपने सरफेस पे एड्सॉर्प्शन करवाएगा। अब आपको पता है, मैंने बताया था आपको कि लीस्ट एड्सॉर्प्शन हम कैसे चेक करते हैं। देखो आपको यहाँ पे गैसेस दी हैं, तो मैंने आपको कहा था गैसेस किस डिपेंड करती है, उनके बिहेवियर पे, कि नेचर कैसा है उनका। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर वो आपके एड्सॉर्प्शन को क्या करती हैं, शो करती हैं। तो अगर आपकी पोलर है, पोलर गैसेस इजिली एड्सॉर्ब हो जाती हैं, और अगर आपका नॉन पोलर है तो नॉन पोलर कम एड्सॉर्ब होती हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों में आपके 4 दिए हैं, तो चारों में से आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो आपका क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो पोलर गैस मॉलिक्यूल होने की वजह से ये आपके सरफेस के साथ बेटर इंटरेक्शन करेगी, तो बेटर एड्सॉर्प्शन करेगी। अब देखिए बात आती है आपके CH4, CO2 और H2, तीनों ही नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर को हम कहाँ से चेक करते हैं, आपके वॉन्डरवॉल फोर्सेस से। और जो आपकी वॉन्डरवॉल फोर्सेस होती हैं वो डिपेंड करती हैं आपकी मॉलिक्यूलर मास पे। तो मॉलिक्यूलर मास किसका सबसे ज्यादा है आपका, CO2 का। उसके बाद किसका आएगा, मीथेन का। और उसके बाद किसका आएगा, H2 का। तो जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसकी वॉन्डरवॉल इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, वो ज्यादा आपका क्या करेगा, एड्सॉर्प्शन शो करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, जो लीस्ट एड्सॉर्प्शन करेगा दैट इज योर हाइड्रोजन गैस, दैट इज योर हाइड्रोजन गैस। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, फोर्थ ऑप्शन। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है क्रिटिकल टेम्परेचर। अब इसका मतलब क्या होता है क्रिटिकल टेम्परेचर का, क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब ऐसा टेम्परेचर above which a gas can never be liquefied, a gas can never be liquefied, can never be liquefied। मतलब अगर किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो हम उसको लिक्विफाई कर सकते हैं उसके क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे। सो इसका मतलब क्या होता है कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा
गैस को आप उतना ही जल्दी लिक्विफाई कर सकोगे इजिली, क्योंकि अगर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया कम, तो मतलब उस कम टेम्परेचर पे मतलब आपको उससे नीचे उसको लिक्विफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपका रूम टेम्परेचर मान लीजिए कि एक गैस है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, और आपको पता है रूम टेम्परेचर कितना होता है 298 केल्विन। तो दैट मीन्स आपको उस गैस को लिक्विफाई करने के लिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन से कम पे काम करना पड़ेगा, तब जाके लिक्विफाई करोगे। जबकि हमारे पास जो आपका रूम टेम्परेचर है 298 केल्विन है, वो ज्यादा है। तो आप कभी भी उस गैस को रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई नहीं कर पाओगे। तो इसी वजह से ये बोला जाता है कि जितना ज्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतना ही उसको इजिली से आप लिक्विफाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिटिकल टेम्परेचर देखो आपके हाइड्रोजन का सबसे कम है। तो हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे कम होने की वजह से उसको लिक्विफाई करना सबसे मुश्किल होगा। लिक्विफाई करना मुश्किल है मतलब वो आपके सरफेस पे एड्सॉर्प्शन क्या करेंगी, लीस्ट करेंगी। क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेक्शन ज्यादा होंगी, तो उसको लिक्विफाई करना उतना ही क्या होगा, इजी होगा उसको प्रेशराइज करके। तो इसी वजह से आपका हाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, सबसे कम है। और आपके SO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। क्यों? ज्यादा होने के कारण क्या है, इसको लिक्विफाई करना इजी है। तो यही ऑर्डर तो हमने यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे भी निकाला, पोलर और नॉन पोलर से। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेटिंग पावर। अब देखो कोगुलेटिंग पावर आ गया ना आपका, टू कोगुलेट योर आर्सेनिक सल्फाइड। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसकी तरह बिहेव करेगा, तो आप लिख लीजिए जो आपके सल्फाइड होते हैं और जो आपके ऑक्साइड्स होते हैं, ये आपके नेगेटिवली चार्ज सोल्स होते हैं। दीज आर योर नेगेटिवली चार्ज्ड सोल। तो नेगेटिवली चार्ज सोल को अगर कोगुलेट करना है, तो आपको पॉजिटिव कैटाइन उसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो जिसका चार्ज जितना ज्यादा होगा, तो उसकी कोगुलेटिंग पावर उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे देखिए आपका एल्यूमिनियम का +3 चार्ज होता है, बेरियम का +2 और सोडियम का +1। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका थर्ड ऑप्शन, जिसका जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, उसकी जो कोगुलेटिंग पावर है उतनी ही ज्यादा होगी। मान लीजिए अगर यहाँ पे क्वेश्चन में देते कि कोगुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर क्या है, कोगुलेटिंग वैल्यू का, तो कोगुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर क्या आ जाएगा, बिल्कुल ऑपोजिट। तो ये आंसर आएगा फॉर कोगुलेटिंग, फोर्थ ऑप्शन आएगा फॉर कोगुलेटिंग वैल्यू के लिए, कि अगर वो क्वेश्चन में पूछते कोगुलेटिंग वैल्यू का ऑर्डर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट इन केस ऑफ योर वॉन्डरवॉल एड्सॉर्प्शन। देखो मैंने अभी पीछे नेचर या फैक्टर्स एक्सप्लेन किए थे एड्सॉर्प्शन के लिए, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, जितना ज्यादा प्रेशर ज्यादा होगा, उतना ही गैस पार्टिकल्स या कोई भी आपके जो एड्सॉर्बेड पार्टिकल्स हैं, वो सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे। जितना इंटरेक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। तो हाई प्रेशर फेवर करता है आपके एड्सॉर्प्शन को, और आपका जो लो टेम्परेचर है, वो भी आपके एड्सॉर्प्शन को फेवर करता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो एड्सॉर्प्शन है वो कम हो जाता है। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। इसका आंसर क्या आएगा आपका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है, कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गैसेस गिवन है, कहते हैं उनका ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कि वो कैसे एड्सॉर्ब होंगे। तो अभी हमने पीछे उसको अरेंज किया। अमोनिया क्या है, पोलर, तो जो पोलर है उसका एड्सॉर्प्शन क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। बाकी के क्या है आपके नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर को हम वॉन्डरवॉल से लगाते हैं। वॉन्डरवॉल डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर मास से, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उनमें वॉन्डरवॉल फोर्सेस ज्यादा होंगी, ज्यादा इंटरेक्शन शो करेंगी, ज्यादा एड्सॉर्प्शन शो करेंगी। तो CO2 का मोलर मास ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मीथेन, और मीथेन का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो आपका ऑर्डर क्या आएगा एड्सॉर्प्शन का, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं अकॉर्डिंग टू द फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म विच इज करेक्ट। तो ये भी शायद मैंने आपको इसी स्लाइड में करवाया था, कि जो फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है उसका मैथमेटिकल फॉर्म ये है, अकॉर्डिंग टू दैट, कि आपकी जो n की वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे ये जीरो कब होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। हो सकती है, पॉसिबल है भाई। यहाँ पे p की पावर 1 कब होगी, जब n कितना होगा 1, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो 1/n तो मैंने लिखवाया ही है। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, ऑल आर करेक्ट फॉर डिफरेंट रेंज ऑफ प्रेशर। ध्यान रखना जो आपका फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है, वो लो प्रेशर पे ही वैलिड है, वैलिड एट लो प्रेशर ओनली, हाई प्रेशर पे वैलिड नहीं है। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोगों को दिमाग में रखना है।
विच प्लॉट इज द एड्सॉर्प्शन आइसोबार फॉर, आइसोबार का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है भाई, प्रेशर कांस्टेंट है आइसोबार का मतलब, फॉर कैमियोज ऑप्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए बोल रहे हैं। देखो केमिकल एड्सॉर्प्शन में क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, केमिकल बॉन्ड बनता है बिटवीन एड्सॉर्बेट, बिटवीन एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट, इनके बीच में क्या बनता है आपका, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है इसी वजह से उसको तोड़ना इतना ज्यादा इजी नहीं होता, ये आपके रिवर्स इरिवर्सिबल होते हैं नेचर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनता है सिस्टम बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाता है, तो रिएक्शन क्या होती है आपकी, एक्सोथर्मिक होती है, और एक्सोथर्मिक होने की वजह से बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करती है, अबाउट 40 to 400 किलो जूल पर मोल अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिलीज करती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट केमिसॉर्प्शन के बारे में, ये आपका यूनी लेयर की फॉर्मेशन करती है, जिसको हम मोनोलेयर फॉर्मेशन भी बोल देते हैं, मोनोलेयर फॉर्मेशन को सपोर्ट करती है। फिफ्थ पॉइंट आता है कि देखो मैंने अभी बताया कि केमिकल बॉन्ड इनमें बनता है, तो केमिकल बॉन्ड के लिए आपको क्या चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, और वो जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियली इनिशियली टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी जो कैमियोज ऑप्शन है, केमिकल एड्सॉर्प्शन है जो, जिसको कैमियोज ऑप्शन बोल देते हैं, वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है भाई, क्योंकि जो स्टार्टिंग में आप टेम्परेचर देते हो वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करने के काम आता है। जैसे ही उसने एक्टिवेशन एनर्जी अटेन की, आपका प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब केमिकल बॉन्ड बन गया। उसके बाद अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, देन आपका जो कैमियोज ऑप्शन है वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज ही करेगा। तो यहाँ पे जो आपका कर्व बनता है स्टार्टिंग में वो आएगा थर्ड वन, पहले इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन, आफ्टर समटाइम्स टेम्परेचर बढ़ाने से वो डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, थर्ड ऑप्शन। बट अगर आपको फिजियोज ऑप्शन के बारे में पूछा जाए, तो फिजियोज ऑप्शन में तो आपका वो थीटा वर्सेस टेम्परेचर डिक्रीज ही करता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज ही करता है फिजियोज ऑप्शन में, क्योंकि वहां पे किसी भी तरह के केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होती। तो इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैव द मैक्सिमम फ्लक्चुएटिंग वैल्यू। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन वैल्यू का मतलब क्या है, जिसकी जो कोगुलेटिंग पावर है वो मिनिमम है, मिनिमम कोगुलेटिंग पावर। अब देखो जो आप यहाँ पे क्या है, आपका आयरन हाइड्रोक्साइड है, तो आपको दिमाग में रखने हैं जो आपके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, दे विल फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, दे विल फॉर्म अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल, वो आपके पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल की फॉर्मेशन करते हैं। तो पॉजिटिव को कोगुलेट कौन करेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे सल्फाइड -2, फॉस्फेट -3, सल्फेट -2। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सोल को कोगुलेट करेगी आपके नेगेटिव चार्ज। और कौन सा लीस्ट होगा, जिसकी नेगेटिव चार्ज सबसे कम होगा, सबसे कम वैल्यू किसकी है, आपके NaCl की, तो इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे कम होगी। मैक्सिमम फ्लक्चुएशन वैल्यू की मतलब आपको ज्यादा अमाउंट में डालना पड़ेगा, तब जाके वो आपके हाइड्रोक्साइड सोल को क्या करेगा, कोगुलेट करवा पाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, ए ऑप्शन। द लास्ट वन, द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स टेक प्लेस ओनली अबव। देखो मिसल्स आपने 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे, सोप और डिटर्जेंट फॉर्मेशन में। तो ये किस टेम्परेचर पे होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं आपका क्राफ्ट टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे आपका मिसल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और उसको हम बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और आपके मिसल फॉर्मेशन जिस कंसंट्रेशन पे बनना स्टार्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं आपकी क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन, क्रिटिकल मिसल माइसल कंसंट्रेशन। तो ये पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेस वीडियो लेक्चर। आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे प्रैक्टिस करके।